हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्रता एकेडमी। और मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। ये जो आप अध्याय देख रहे हैं, आज का जो आपका क्लास है, ये 11th क्लास है, यानी 11 का क्लास है। कक्षा 11 के बुक को आप पढ़ने जा रहे हैं। ये बिहार बोर्ड का बुक है, कक्षा 11th का, और ये इतिहास है। इसका जो पहला एक्सरसाइज है, एक प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इतिहास जो होता है, कहा जाता है कि थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इसको कहानी की तरह आप पढ़ेंगे तो इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। और मेरे इतिहास पढ़ाने का तरीका वैसा है कि आप बस सुनेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। यकीन ना हो तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। बिहार बोर्ड का मैंने 9th 10th कंप्लीट करवा दिया है। इसके पहले जो एक बिहार सुपर एक प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन, तो एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने बिहार से 1 पेज करके जो बनाया है, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि 11th क्लास में आपको टोटल 12 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। 12 में 3 बुक पढ़ना है इतिहास का, जिसमें 15 एक्सरसाइज पढ़ने हैं। तो उस पर मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैंने उस वीडियो स्पेशल कंटेंट से रिलेटेड पूरा स्पेशल ही एक वीडियो बना दिया है। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम चलेंगे इस एक्सरसाइज पर। इस एक्सरसाइज पर आगे बढ़ने के पहले जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, एक प्रारंभिक समाज और समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन, इसको आगे समझेंगे। तो देखिएगा, ये जो है आपका प्रारंभिक समाज, सबसे पहले ये समझ लीजिए इसमें कि ये जो प्रारंभिक समाज है, इसमें आपको ये समझना है प्रारंभिक समाज, इसमें 2 पेज हुआ। तीसरे पेज में जब आएंगे तो ये आपका काल क्रम है, यानी 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक आपको पढ़ना है। और इसमें बताया है कि आप कालक्रम का अध्ययन कैसे करें, ये आप समझिएगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़िएगा तो इस तरह से आपको टोटल कालक्रम किस काल में क्या हुआ था, ये इसमें दिया हुआ है। तो अगर लाइन बाय लाइन में बुक पढ़ाऊँगी तो बुक के बाद फिर नोट्स तो थोड़ा समय लगेगा। मैं अपने स्तर से आपको अपने तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगी, और मेरा ये वादा है आपसे, और आप विश्वास रखिएगा कि आपका एक भी लाइन स्किप नहीं होगा। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि टोटल आपको 28 पेजेस पढ़ने हैं, तो इतना पेज पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन नोट्स थोड़ा सा आपको लंबा समय ले लेगा। और मुझे पता है कि जब बिहार बोर्ड का सिलेबस आएगा तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि आपका कंप्लीट भी हो पाएगा। तो इस तरह से इसको जब आप देखिएगा, यहाँ से निकलने के बाद फिर ये कंप्लीट होने के बाद तब फिर आपका शुरू होता है समय की शुरुआत से, और वहाँ से फिर आपको पढ़ना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे इसमें। तो सबसे पहला जो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये देखेंगे। सबसे जो आपका पहला पेज है प्रारंभिक समाज, इसमें 1 पेज और ये 2 पेज है। उसके बाद यहाँ से है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब बनता है तो कैसे बनता है, ये इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, किसी भी अध्याय का जो पहला एक्सरसाइज होता है, उससे अधिकांश क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो ये जो 1 पेज और ये जो 2 पेज है, इससे निकले हुए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसको हम लोग देखेंगे, और वर्णन करते हुए आप लोगों से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे, ये है आपका कक्षा 11th बिहार बोर्ड इतिहास, यानी कि आपको कुछ भी इसमें सोचना और कोई भी कन्फ्यूजन आपके लिए नहीं होगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, मैंने सारा बिल्कुल अच्छे से और डिटेल में मैंने लिखा हुआ है। तो बस आप इसको समझते जाइए। अगर नोट्स बना सकते हैं तो लिख कर बनाइए, नहीं तो मेरे नोट्स का वेट करिए। मैं आपको कैसे दूंगी, कैसे प्रोवाइड करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल आप लोग पीडीएफ के लिए परेशान मत होइएगा, एक बार सिलेबस क्लियर होने दीजिए। तो आपका जो ये शीर्षक है, कक्षा 11th बिहार बोर्ड इतिहास है, एक प्रारंभिक समाज। जब समाज की शुरुआत हुई थी उस समय की हम लोग बात करेंगे, और समय की शुरुआत से लेखन कला और शहरी जीवन, किस तरह लोगों में शहरी जीवन आया, किस तरह लेखन कला की शुरुआत हुई, इसको समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्नों की तरफ, और पहले प्रश्न को जब हम लोग देखेंगे तो वहाँ से हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपका जो ये पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, पृथ्वी पर सर्वप्रथम मानव प्राणियों के प्रादुर्भाव कहाँ हुआ। 6, 7, 8, 9, 10 का आपने इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज़ आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। तो देखिएगा, ये जो प्रारंभिक समाज आपका है, इसमें जो है, इसमें 2 विषय के बारे में कहा जाता है कि आपको पढ़ना है। पहला जो विषय आपका होगा वो होगा सुदूर अतीत में। सुदूर मतलब होता है बहुत दूर। सुदूर, इतिहास में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके अर्थ को अगर आप समझ लेते हैं
तो आपका आसान हो जाता है, इतिहास पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। सुदूर मतलब बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, यानी बहुत पीछे अतीत में जो लाखों साल पहले की इसमें बात होगी, जो मानव अस्तित्व की शुरुआत हुई थी, यानी मानव जब अस्तित्व में आए थे, मानव के बारे में जब पता चला था, उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि मानव का जो है सर्वप्रथम प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था। तो ये देखिए, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप पर, बिल्कुल महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये जिस प्रकार से पूरा आपका ये ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है, यहाँ पर आपका एशिया है, यहाँ यूरोप है आपका, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका है यहाँ पर, और ये जो एशिया है, एशिया के दक्षिणी भागों में आपका भारत है। ये जो अफ्रीका है, बस इसी की बात हो रही है, यहीं पर सबसे पहले मानव की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, पुरातत्वविदों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरणों के बारे में किसकी सहायता से अध्ययन किया था। जो पुरातत्व विज्ञान होते हैं, पुरातत्व वो होते हैं, पुरातत्व उनको कहते हैं जो किसी भी चीज़ की सहायता से, अब किस चीज़ की सहायता से आपके आंसर में लिखा हुआ है, हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेष, यानी जो बचे हुए भाग है उसकी सहायता से पुरातत्व ज्ञानियों ने या पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के प्रारंभिक चरणों का अध्ययन किया था। यानी पहले लोग इसमें क्या अध्ययन करना होता है, तो इसमें यह अध्ययन करना होता है कि आरंभिक मानव जो थे, जिसको आप आदि मानव भी कह सकते हैं, आरंभिक मानव के जीवन के बारे में, कि वो किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, या फिर वो पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे, या फिर किन तरीके से वो अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त करते थे, क्योंकि उनको बोलना भी उसमें नहीं आता था। उसके बाद इसी में आप ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग हुआ और कब ये शुरू हुआ। और अंत में आपको इसी बुक में देखना है कि आज की दुनिया में जो लोग अभी भी शिकार पर और पेड़ पौधे से प्राप्त खाद्य सामग्रियों पर अपना भरण पोषण करते हैं, वो उनके जीवन का अध्ययन और अतीत के लोगों के जीवन के अध्ययन में क्या मिलता है और क्या अंतर है। तो इसमें आप देखिए अगला प्रश्न क्या है कि प्रारंभिक नगर कौन थे। प्रारंभिक नगर आपका मेसोपोटामिया था, जो अभी वर्तमान इराक में स्थित है। अति महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं। आदि मानव के लिए अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाला परिवर्तन में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था। तो आदि मानव जो थे वो आरंभ में लाखों वर्ष पहले जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, और वो आगे चलकर गांव और शहर में कैसे वो उन्होंने रहना शुरू कर दिया, इस चीज़ को आप इसी अध्याय में पढ़िएगा। मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपको करवाते जाऊंगी, लेकिन एक कमेंट आप ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको पहले बुक का एक्सरसाइज डिटेल में पढ़ना है तो मैं पहले वही क्लियर कर दूंगी, फिर क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, जिस तरह से आपको जो समझने में आसान लगे। और यही स्थिति थी कि गुफाओं जंगलों में रहकर अपना फल मूल पौधे से प्राप्त सामग्रियों से अपना पेट भरते थे। लेकिन सबसे दूरगामी यानी अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाला जो परिवर्तन अचानक से इन लोगों के जीवन में आया, वो क्या था कि खानाबदोश ज़िंदगी को छोड़कर वो लोग अचानक से खेती करने लगे और एक जगह एक ही स्थान पर बसने लगे। और ये इन चीज़ों की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आदि मानव के लिए अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाला परिवर्तन में से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा था, तो खानाबदोश की ज़िंदगी छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। तो अगला है आपका कि खेती के लिए एक जगह बसने की प्रक्रिया लगभग कब शुरू हुई। एक प्रश्न से किस तरह मैं दूसरे प्रश्न को निकालती हूँ, इसी तरह से मैं नोट्स बनाती हूँ और ये आपको कहीं आसानी से नहीं मिलेगा। तो खेती के लिए जब आदि मानव जो थे, आरंभिक मानव, एक जगह पर उन्होंने बसना शुरू किया, तो ये लगभग 10,000 साल पहले की बात है। और खेती अपनाने से पहले भोजन के लिए आदि मानव क्या करते थे। कितने महत्वपूर्ण सारे सवाल हैं। आपको ये एक एक लाइन का क्वेश्चन देख के लगता होगा बच्चे की क्लास का है, लेकिन सोचिए कि ये इंटर का है। खेती अपनाने से पहले भोजन के लिए आदि मानव क्या करते थे, पेड़ पौधे इकट्ठा किया करते थे। आगे बढ़ेंगे। सर्वप्रथम गेहूँ, जौ, मटर और कई तरह के दालों के फसलें कहाँ उगाई जाने लगी। देखिएगा महत्वपूर्ण क्या है, ये सर्वप्रथम। हालांकि जब आगे आप पढ़िएगा, आपने 6 के भी क्लास में पढ़ा है, आपने बहुत जगह ये देखा होगा और कंफ्यूज भी हो जाइएगा। जब आप 6 के भी बुक को NCERT को भी देखिएगा तो उसमें भी बहुत जगह दिया हुआ है। जैसे मेहरगढ़ में मिला था आपके बकरी का कंकाल जब आदमी को दफनाया गया था,
तो इन सारी चीज़ों को, ये फसलें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह उगाई गई थी, लेकिन महत्वपूर्ण क्या रखता है, महत्वपूर्ण है ये शब्द सर्वप्रथम, सबसे पहले। तो सबसे पहले गेहूं, जौ, मटर और कई तरह के दालों की फसलें उगाई गई थी पश्चिमी एशिया में। पश्चिमी एशिया क्या हुआ, तो ये पश्चिमी एशिया जैसे अभी तुरंत मैंने बताया कि ये एशिया है, तो ये दक्षिणी एशिया में आपका भारत है, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिमी हो गया। पश्चिमी एशिया में आगे जब बढ़ेंगे तो आपको और भी पूरे, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा मैप माइंड में रखना होगा, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें या सिविक्स पढ़ें, यानी कि सामाजिक अध्ययन के लिए आपके माइंड में मैप होना चाहिए, चाहे वो पूरे ग्लोब का हो, चाहे भारत का हो, चाहे किसी भी महाद्वीप का हो, तब आपको समझना बिल्कुल ये आसान हो जाएगा। प्रारंभ में पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया किस फसल के लिए प्रसिद्ध थी? पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी, ये क्या होता है? तो इसमें देखना है कि ये जिस प्रकार ये उत्तर ये हुआ, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया। ये मैंने बोर्ड पर भी कई बार समझाया है। तो पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी ये भाग हो गया आपका, और पूर्वी ये भाग हो गया। इस भागों की बात की जा रही है कि प्रारंभ में पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया किस फसल के लिए प्रसिद्ध था? वो था आपका ज्वार, बाजरा और धान की फसलों के लिए। अफ्रीका में कौन सी फसल पैदा किए जाते थे? अब ये प्रश्न इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका में ही मानव जाति की शुरुआत हुई है, अफ्रीका से ही मानव का अस्तित्व मिला है। तो अफ्रीका में सबसे पहले जो फसल पैदा किया गया था वो ज्वार और बाजरा था। पौधों से निकलने वाले रेशों का क्या नाम है? ये इसीलिए महत्वपूर्ण है, पौधों से भी रेशे निकलते हैं और जानवरों से भी। तो पौधे से निकलने वाले रेशों का नाम है रुई तथा पटसन, और पशुओं पर उगने वाले रेशों का क्या नाम है? तो ऊन। जो पशुओं में रेशे पाए जाते हैं उसका नाम ऊन है। आज से लगभग 5000, ये सारे प्रश्न हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले किन जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था? अब देखिए, ये जो नहीं पढ़ेगा वो इस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि हलों में जोतने के लिए अक्सर लोग बैलों का प्रयोग करते थे, लेकिन लगभग 5000 साल पहले। इसका दूसरे तरीके से आपको ये भी समझना है कि जब पहली बार हलों से भूमि की जुताई हुई थी, तो वो जो जानवर यूज किया गया था वो थे। इसको दूसरे तरीके से भी आप ले सकते हैं इस प्रश्न को यहाँ पर अथवा करके। ये देखिए, आज से लगभग 5000 साल पहले किन जानवरों को हलों तथा गाड़ियों में जोता जाने लगा था, अथवा सबसे पहले हल में जोते जाने वाले जानवर कौन से थे? तो ये है आपका ढोरों तथा गधों जैसे पालतू जानवर। ढोरों और गधों ये पालतू भी होता था और इसको हलों में भी प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़िएगा। अनाज की पिसाई तथा सफाई करने के लिए पत्थर के कौन से उपकरण बनाए जाते थे? ये है आपका ओखली व मूसल, पत्थर की मूसल यानी पत्थर की कुल्हाड़ी। ओखली भी पत्थर का, मूसल भी अब तो लोहा का बनने लगा है, पहले पत्थर का है, उसमें लोहा का अभी तक में कोई निर्माण नहीं हुआ था। तो पत्थर का ओखली, मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी। अगला प्रश्न है आपका, कसिया और फावड़ा क्या थे? ये जो कसिया है, कसिया और फावड़ा क्या थे? तो ये भूमि जुताई तथा सफाई करने के लिए पत्थर के बनाए गए उपकरण थे। इसको 2-3 तरीके से आप सोचिएगा। अगर आपसे इससे पूछा जाए कसिया और फावड़ा किससे बनाए गए उपकरण थे, नीचे आपको पत्थर दिया रहेगा, लोहा दिया रहेगा, कुछ भी अलग अलग तरह के आपको धातु दिए रहेंगे, तो आपको ये याद रखना है, कसिया और फावड़ा पत्थर से बनाए गए उपकरण थे और इससे भूमि की जुताई तथा सफाई दोनों होती थी। अगला जो प्रश्न है आपका, तांबे के खनिज की किस प्रकार के रंग होते थे? तांबे के खनिज के बारे में आपको पता होगा। तो खनिज वो पदार्थ होता है जो खान से खोद कर निकाला जाता है, यानी खान से खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं। भौतिक पदार्थ तो भौतिक ही आप कहेंगे, जैसे कि इसमें आपका बहुत चीज़ आ जाएगा, तांबा है, लोहा है, कोयला है, चूना है, नमक है, पत्थर है, चूना पत्थर है, ये सभी खनिज ही होते हैं जो खान कर निकाला जाता है, उसको खनिज कहते हैं। इस प्रकार से जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो तांबे का खनिज होता है, लोग तो तांबे के कलर को माइंड में रख के, और याद रखिएगा ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए तांबा का जो कलर होता है वो भी दिया जाएगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि तांबे के खनिज के जो रंग होते हैं वो नीले तथा हरे रंग के होते हैं। और उसमें क्या था कि जो तांबा और टीन होता है उसका लोगों ने धीरे धीरे उपयोग करना भी सीख लिया, और कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उसके खास नीले रंग हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। तांबे का इस्तेमाल सिर्फ चीज़ों के लिए नहीं, क्योंकि लोगों को उसमें ये पता नहीं था कि तांबे से बर्तन वगैरह भी बनेंगे, रंगों के लिए
उनको इकट्ठा किया जाता था, तांबे को इकट्ठा किया जाता था और रंगों के लिए उसका प्रयोग किया जाता था। जब इंसान कुछ समय तक इस चीज़ को इस तरह से प्रयोग करते हुए समय बिताए तो आगे चलकर उनको ये लगा कि इस धातु से गहने भी बन सकते हैं, औजार भी बन सकते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्होंने गहना बनाया, औजार बनाया, फिर जाके उन्होंने बर्तन बनाना शुरू किया। तो ये सारे आपके आरंभिक मानव के बारे में जानना आप शुरू करेंगे। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको और भी पता चलेगा कि जैसे उनको लगा खनिज ये है, ये तो पृथ्वी के अंदर से निकला है, तो हो सकता है कि और भी कुछ पृथ्वी के अंदर से निकले। तो समुद्र से जो भी उत्पन्न होने वाली और भी चीज़ों की जानकारी उनकी बढ़ती जा रही थी, जैसे लकड़ी, जैसे पत्थर, जैसे हीरे जवाहरात, धातु, सीप, मोती, ये सारी चीज़ों का उनको जानकारी मिलना शुरू हो गया कि ये चीज़ क्या है। तो इसमें सबसे एक शब्द आएगा आपके लिए ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या है? तो सबसे पहले ये देखेंगे प्रश्न आपका, ऑब्सीडियन क्या है। तो ये जो ऑब्सीडियन था ये ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑब्सीडियन ये ज्वालामुखी का जमा हुआ एकदम पक्का लावा है, और पृथ्वी के अंदर से जो भी खनिज निकलते हैं ज्वालामुखी के कारण भी निकलते हैं। ज्वालामुखी जब फटती है तो आप लोग जानते हैं कितने समय तक वो पृथ्वी पर रहती है और कितनी सारी चीज़ें उसके अंदर से निकलती हैं। तो इसके बारे में लोगों को जानकारी होते गई और स्पष्टता धीरे धीरे लोग इन चीज़ों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से वो लोग दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रचार प्रसार भी करते रहते थे। तो इस तरह से जो शुरुआती लोग थे इस तरह से उन्होंने अपना जीवन जो है बिताया था। लेकिन अचानक उनके जीवन में जो ये सब परिवर्तन हो रहे थे, जैसे क्या, इसको आप ध्यान से समझिएगा मैं जो बोल रही हूँ। उनके जीवन में अचानक से व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता चला गया, लोगों का भी आना जाना बढ़ने लगा, और उसके बाद पुराने छोटे छोटे जन समुदाय के स्थान पर छोटे छोटे राज्य विकसित होने लगे। और ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुआ, लेकिन ये जो प्रक्रिया थी इसमें कई हजार वर्ष लग गए। लेकिन जब शहर स्थापित होने लगा तो उनका विकास इतनी तेज़ी से हुआ, विकास का जो रफ्तार है इतनी तेज़ हो गई कि इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने इसे क्रांति कहकर पुकारा। तो ये आखिरी क्वेश्चन आपका है कि शुरुआती लोगों के जीवन में अचानक आए परिवर्तन को कुछ विद्वानों ने क्या कहकर पुकारा? तो इसका आंसर है क्रांति। तो ये आपके इस अध्याय का पहला जो 2 पेज था उसका ये सारा आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था। अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं। उसके बाद इसका आगे का आपका शुरू होता है पाठ्यक्रम। कालक्रम है 2 पेज का, उसके बाद 4 पेज का आपका कालक्रम है, फिर आपका अध्याय शुरू होता है। तो आप लोगों को एक चीज़ कमेंट करना है कि आप लोगों को अध्याय पढ़ के फिर क्वेश्चन आंसर करना है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करना है, और मैं हर क्वेश्चन के बाद इसी तरह से समझाते हुए आगे बढ़ूँगी। उम्मीद करती हूँ ये जो शुरुआत है क्लास की आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपने अभी जो भी 17-20 क्वेश्चन देखे, किसी भी एंगल से आपको नहीं लगा होगा कि आप इंटर के इतिहास को देख रहे हैं। इतिहास को भी अगर आप ढंग से समझ के पढ़िएगा तो वो सबसे ईजी सब्जेक्ट है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर अंत करते हैं। कभी बड़ा कभी छोटा क्लास आते रहेगा, लेकिन क्लास लगातार आपको मिलते रहेंगे। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले क्लास में इसी पार्टी भाग के अगले पार्ट को लेकर के। बने रहिएगा इस चैनल पर। जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और तैयारी में लगे रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में।